नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं दोस्तों सीडीपी स्पेशल सीरीज पार्ट नंबर 1 की। ये जो स्पेशल सीरीज है सीडीपी की, उसका पहला पार्ट है। इसमें टॉपिक वाइज हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है इसके क्वेश्चंस देखेंगे और साथ साथ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, आपका सीटेट आने वाला है, रीट आने वाली है, एचटेट का पेपर है, या फिर आप किसी भी पात्रता परीक्षा या टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो सीडीपी का है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन है वो ये आप अगर पूरी सीरीज देखते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको क्वालिटी का पता चल जाए, क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं और जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कितने लोग जो हैं वो हमें देखते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज जो सीडीपी स्पेशल सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर जो है दोस्तों वो बता दीजिए कमेंट करके। बाकी ये पीडीएफ मैंने सुबह आपको प्रोवाइड करवा दी थी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है आपको बाइलिंगुअल जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। आज की सीरीज में जो ये स्पेशल सीरीज चलाई है हमने, इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। तो ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं वो हिंदी माध्यम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में इसको रीड करके बता देता हूँ। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस हैं आपके पास। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ऑप्शन नंबर बी है, समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सी है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और बता दीजिए, कमेंट कीजिए अपना आंसर। बाकी मैंने सुबह इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी थी, तो इसका कॉन्सेप्ट भी दोस्तों हम समझेंगे। देखिए, कोई भी जो अगर सीडीपी का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन की जो भाषा है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि जो पूछने वाला है प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, मतलब क्या पूछना चाहता है, और जो आंसर हैं उनको अगर हमने अच्छे से समझ लिया, स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं उनको अगर अच्छे से समझ लिया तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आंसर हमारा सही ही होगा। तो इसमें देखिए दो तरीके हैं, या तो आपको बिल्कुल अच्छे से आता हो क्वेश्चन या फिर आप इल्यूमिनेट करते जाइए, हटाते जाइए ऑप्शंस को। तो दोनों को अपन साथ लेकर चलेंगे। पहला, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, यानी कि यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, वो अलग अलग जो कल्चर हैं उनमें सभी में समान रहती है। तो इसका एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कोई एक कल्चर है, मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई जनजाति है, या फिर जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में बच्चे रहते हैं, उनका कोई बच्चा है, मान लीजिए जंगलों में रहता है ये कोई, मान लीजिए बच्चा, ये है 8 साल का बच्चा है, ठीक है। और यहीं एक दूसरा बच्चा है जो सिटी में रहता है, जो पढ़े लिखे फैमिली से हैं, ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये भी 8 साल का है। इनका
रहन सहन लाइफ स्टाइल दोनों की अलग अलग है। कल्चर से हम जोड़ सकते हैं कि इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। ये मान जो हमने पहला माना है बच्चा जो जंगलों में रहता है, इसको हम आदिवासी या इस प्रकार का भी कुछ मान सकते हैं, और ये एक शहरों में रहता है। तो इसकी जो लाइफ स्टाइल है और इसकी लाइफ स्टाइल है, इनमें दिन रात का अंतर मिलेगा। ये जो बच्चा है, पहला बच्चा है जो जंगल में रहता है, इसके 8 साल के बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंस, मान लीजिए शिकार करना भी आता होगा, बहुत सारी चीज़ें इसको आती हैं। और जो 8 साल का बच्चा शहर में रहता है, इसको वो चीज़ें नहीं आती। तो जो यहाँ दिया गया है कि सभी सांस्कृतिक संदर्भों में विकास जो बाल्यावस्था की अवधारणा है वो समान रहती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है, तो पहला ऑप्शन हट जाएगा। दूसरा है समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। देखिए, इसको एक बार होल्ड रख लेते हैं, इसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं। तीसरा यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होते हैं। तो देखिए, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को दुष्ट रूप से, ये नेगेटिव चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे बच्चों के लिए। बच्चे हम मानेंगे जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, बट दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, तो ये ऑप्शन भी हम हटा देते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, इसमें यह चीज़ आ गई कि परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। जो विकास होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। ये लिख लेते हैं हम। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है, बट यहाँ क्या दिया गया है, परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये भी अपना हट जाता है। अब बात कर लेते हैं ये जो बचा है अपने पास ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है कि समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो बिल्कुल जो समकालीन, और ये क्या लिखा है कि इसमें कि सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक, जैसे जो भी सामाजिक आपको वाइगोत्स्की हो गया और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो इनके अनुसार क्या है, ये सामाजिक सोशल संरचना है। तो हमने इन तीनों को हटा दिया और ये जो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार ये क्या है, सामाजिक संरचना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी, जो सभी क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शन दिए जाते हैं, इनका अगर आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। तीसरा है, मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। लास्ट है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न में पूछा है मानव विकास के संदर्भ में हेरिडिटी, आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट की भूमिका बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो विकास है अपना, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट, हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट। ठीक है, सॉरी पिछले क्वेश्चन में हमने आई लिख दिया था यहाँ गलती से, मुझे अब ध्यान आ रहा है। हाँ, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण जो होता है, वातावरण जो होता है, उसका गुणन होता है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, जो विकास होता है। तो अब देखते हैं
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दोनों जो विकास में पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों सहयोग करते हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। दूसरा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, इन्वायरमेंट अकेला प्रभावित नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, तो भाई करेगा कौन? अगर विकास को आनुवांशिकता और पर्यावरण प्रभावित नहीं करेंगे तो क्या प्रभावित करेगा? तो ये भी बिल्कुल गलत। लास्ट ऑप्शन है आनुवांशिक तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, कितनों का सही आया बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, प्रत्येक ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोर अवस्था एवं वयस्कता। यानी इसके सबसे पहले देखिए हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो स्टेज है उनकी बात कर लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, इन्फेंसी होता है, जो शैशवावस्था होता है, इन्फेंसी जो है वो होता है, एक बार अपन थोड़ा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करें इन्फेंसी की। इन्फेंसी होता है दोस्तों 0 से 2 ईयर। ठीक है, फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, तो वो होता है 2 से 6 वर्ष। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, तो वो होता है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, फिर आता है एडोलेसेंस, होता है कितना? 12 से 18 साल, और 18 से प्लस तो वयस्कता में आ जाता है। तो अपने को जो पूछा है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। अपने को क्या पूछा गया है इसमें कि किस में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसमें जो हमें पता है शारीरिक वृद्धि एवं फिजिकल जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है यानी कि 2 के बाद में, और 6 से बीच वाली जो एज होती है उसमें बिल्कुल होता है, और जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसको भी मतलब एक सही है बट दूसरा थोड़ा गलत है, तो इसको हटा देते हैं। तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था में होती है थोड़ी थोड़ी, किशोर अवस्था में इतनी इसमें होती है, यानी यहाँ किशोर अवस्था में होती है एकदम से, जो वृद्धि होती है विकास होता है किशोर अवस्था में एकदम होता है, पर मध्य बाल्यावस्था में इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसको भी काट देते हैं। और तीसरा है किशोर अवस्था में तो होता है वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है, बट वयस्कता में तो बिल्कुल रुक ही जाता है, तो ये भी कट कर देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की दोस्तों हमने अभी बात की थी। पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और लास्ट है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? मैं बता देता हूँ, चलिए। देखिए सबसे पहले मध्य बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो मध्य बाल्यावस्था कौन सी होती है? देखिए अर्ली चाइल्डहुड होती है कितनी? 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड होती कितनी?
6 के बाद 11 यानी 7 से लगा लो, 7 से 11। तो मिडल चाइल्डहुड कौन सी लगा लें हम, वही मान लो हम 6 7 8, जो 6 7 8 9 ऐसे लगा लें हम। तो ये जो ईयर्स होते हैं ये होते हैं कौन से, मध्य बाल्यावस्था यानी मिडल चाइल्डहुड। तो आपको पता है दोस्तों, प्याजे ने भी कहा है कि जो 7 से 11 साल की होती है वो क्या होती है, मूर्त अमूर्त चिंतन की वो होती है। ठीक है, अब अपने को ये पूछा है मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, हाँ मध्य बाल्यावस्था। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है, बिल्कुल गलत। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ये किस में होता है, शैशवावस्था और जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें सबसे तेजी से होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है। प्याजे ने बताया दोस्तों जो 7 से 11 साल की उम्र होती है, क्या बताया है, वो मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें क्या है, अमूर्त है, तो ये भी गलत कर देते हैं अपन, मतलब इसको हटा देते हैं। फिर आता है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो जो संवेदी है दोस्तों, संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा किसमें वो गतिविधियों द्वारा किसमें कौन सी अवस्था में अधिगम घटित होता है, तो ये होता है शैश अवस्था में, जब यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है उसमें। तो ये भी हटा देते हैं, यानी अपने पास जो ऑप्शन नंबर सी बचा वही बचा है बिल्कुल सही आंसर। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको करेक्ट आंसर मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5वां। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो अपन वही इल्यूमिनेटिंग विधि लगाते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आपको पता है मोटी मोटी चीज़, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। पर हमें पूछा गया सिद्धांत नहीं है, तो ये एक सिद्धांत है, तो ये इसको हम कट कर देते हैं। विकास परिवर्त्य होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम विकास को मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि मान लीजिए वृद्धि होती है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी हम मान लीजिए कल 5 फीट हाइट है हमारी, तो ये नहीं हो सकता 1 महीने बाद हम उसको घटा के 4 फीट कर लेंगे, बट वो वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि रिवर्सेबल नहीं होती। ठीक है, विकास जो होता है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी हम अच्छे कल्चर इन्वायरमेंट देके विकास को अच्छे से बढ़ा सकते, खान पान हो गया, पोषण हो गया, उसमें विकास में परिवर्तन कर सकते हैं। विकास एकला वृद्धि से नहीं बना होता, विकास में बहुत सारे जो कंटेक्स्ट हैं वो शामिल होते हैं, इसलिए विकास परिवर्तन है। तो ये भी एक विकास का सिद्धांत है, यानी अपने ऑप्शन ये भी गलत हो जाए क्योंकि हमें सिद्धांत नहीं है पूछा गया। नेक्स्ट है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी विकास का एक सिद्धांत है, तो इसको भी हम कट कर देते हैं क्योंकि ये नहीं पूछा गया है। लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि विकास सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही बात है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये गलत बात कर दी इसने कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये एक विकास का सिद्धांत नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अपने को पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गए 4 ऑप्शंस क्यों आएंगे क्यों नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि सभी क्वेश्चंस के हल आप अच्छे से समझ पाओ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है चालक विकास की दर। चालक मतलब जो मोटर डेवलपमेंट होता है दोस्तों, उसकी दर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं बिल्कुल, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से
डैश तक है। ऑप्शन है शीर्षागामी, अधोगामी, अधोगामी शीर्षोगामी, यानी शीर्षगामी मतलब सेफ्रोकोडल और प्रोक्सिमो डिजिटल डिजिटल से, और सी है स्थूल यानी ग्रोस मोटर से फाइन मोटर, और लास्ट है फाइन मोटर से ग्रोस मोटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए विकास, इसमें पूछा गया है चालक विकास की दर। ठीक है, तो मोटर जो डेवलपमेंट की अपन बात करेंगे, तो ये इसको तो अपन दोनों को अपन एक बार काट देते हैं। ठीक है, शीर्षोगामी और अधोगामी का क्या मतलब होता है? शीर्षोगामी मतलब जो सेफलोकोडल होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से पहले सिर का विकास होता है यानी मस्तिष्क का, और फिर बाकी चीज़ों का हाथ पैर, मतलब ऐसे। अधोगामी मतलब केंद्र से बाहर की तरफ, यानी पहले हार्ट बनता है, फिर मतलब ऐसे समझ सकते हैं ये सेंटर है, सेंटर से स्टार्ट होता है, फिर बाहर जो केंद्र मतलब हार्ट से शुरू होता है, फिर हाथ पैर मतलब दूर दूर वो आनी शुरू होती है। ताकत लगा लो, ताकत आनी शुरू होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल काट देते हैं, यानी अपने क्या पूछा है? चालक विकास पूछा है, तो और ये भी इसका उल्टा है तो ये भी काट देते हैं। फिर दो ऑप्शन बचते हैं, ग्रोस मोटर से फाइन मोटर, यानी पहला ग्रोस मोटर से फाइन मोटर तक है, या फिर फाइन मोटर से ग्रोस मोटर है। तो देखिए पहले आप मतलब बहुत ही आसान प्रश्न है अगर सोचें तो। पहले हम जो ग्रोस मोटर में जो बड़ी एक्टिविटी होती हैं, जिनमें बड़ी मांसपेशियों का काम होता है, जैसे खेलना कूदना दौड़ना चलना, ये सब ग्रोस मोटर में आते हैं। और दूसरा फाइन मोटर यानी कि जैसे लिखना पकड़ना और रोटी तोड़ना, या फिर कुछ भी जैसे लॉक बंद करना, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? फाइन मोटर में। तो हम बताइए पहले चलना सीखते हैं या पेन पकड़ना सीखते हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम पहले चलना सीखते हैं, यानी ग्रोस मोटर यानी कि स्थूल चालक विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगा और फिर होगा फाइन मोटर डेवलपमेंट। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, यानी ट्रांजिशन, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज। ऐसी कौन सी अवधि है जो अडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन की एज कही जाती है? ऑप्शन है किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि और बाल्य अवस्था की समाप्ति। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है दोस्तों किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कौन सा होता है अपना? 12 से 18। ठीक है, 12 से 18 होता है। दूसरा है मध्य बाल्य अवस्था। मध्य बाल्य अवस्था वही 7, 8, 9 के आसपास वाली 10 वाली एज होती है। ठीक है, फिर आता है पूर्व क्रियात्मक अवधि। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो पीरियड होता है वो। फिर आता है बाल्य अवस्था की एंड ऑफ चाइल्डहुड, फिर वही 10-11 साल की उम्र। ठीक है, और ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज किसे कहते हैं? कमेंट करके मुझे अभी बता दीजिए। ये भी मतलब मैं एज बता देता हूँ आपको, एज यही होती है इसकी भी 10 से 11-12 के बीच वाली। ठीक है, प्री ऑपरेशनल प्याजे की थ्योरी में आपने पढ़ी होगी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, तो एज मैंने इन सब की बता दी है। अब आती है बात वयस्कता। वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो वयस्कता मतलब 18 के बाद। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये तो इनकी तो एज ही बहुत कम है, तो वयस्कता किसके बाद आती है? किशोर अवस्था के बाद आती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ठीक है, तो विकास के आयाम आपको पता है, बिल्कुल सीधा आसान तरीका है इसका, होता है PCSC। ठीक है,
इससे याद कर लीजिए, बिल्कुल 4 ही डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, आयाम जो विकास के हैं वो 4 होते हैं। पी है से फिजिकल, पी से फिजिकल, सी से कोग्निटिव, एस से सोशल और ई से इमोशनल। ये ही 4 आयाम होते हैं, इनके अलावा कोई भी आयाम विकास का नहीं होता है। बिल्कुल आसान है, देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है शारीरिक, इसको इंग्लिश में देखना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। जैसे पहला है फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो अपने जो विकास के आयाम है वो यही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखिए इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल जो है ये कोई आयाम नहीं होता, ये कोग्निटिव में ही आ जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो ये गलत। तीसरे देख लेते हैं, तीसरे में फिजिकल है, व्यक्तित्व कोई आयाम नहीं होता, और स्पिरिचुअल भी कोई आयाम नहीं होता, तो ये भी गलत। और लास्ट है सामाजिक होता है, फिजिकल होता है, पर्सनैलिटी जो है वो, और सेल्फ, ये कोई आयाम नहीं होते, तो ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल यही विकास के आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछा गया है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, पहला है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही सही बात है, जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अलग अलग गति से विकास करते हैं, तो ये विकास का सिद्धांत है, इसलिए अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने को पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है, और ये विकास का सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्रम में ही होता है, ये नहीं होता आज मैं मतलब आज मैं क्या बोलते हैं उसको, आज मैंने 5 शब्द बोलने, मतलब जो बच्चा होता है उसने स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ बोलना शुरू कर दिया, यानी सबसे पहले कूइंग, बबलिंग, ये जो चीज़ें होती हैं बोलने में ये क्रम में होती हैं। मतलब बात ये है, विकास जो होता है वो क्रम से ही होता है, ये नहीं है कि जो बच्चा है वो एकदम से छलांग मारने लग जाएगा। वो पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे स्टेप बढ़ाता है, यानी विकास क्रम से होता है, तो ये भी विकास का सिद्धांत है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात है, जो विकास है वो एकदम से नहीं होता है, दिन में या फिर एक रात में नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता रहता है, तो यानी ये भी विकास का एक सिद्धांत है, यानी ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, बिल्कुल गलत बात है। विकास किसी का मतलब कोई किसी को बारे में आप ये कह सकते हो, या कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में ये कह सकता है कि भाई इसका विकास इस दिन तक इतना होगा, या इसकी हाइट इतनी बढ़ेगी, इसकी जो भी मतलब विकास के बारे में कोई भी क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और ना ही ये निर्धारित होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अपने को पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? क्या कहा है कि डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का जो सही जो संबंध है वो दर्शाता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, क्यों नहीं, विकास और जो अधिगम है वो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही कट हो गया, बिल्कुल कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। दूसरा है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे का विकास नहीं हो रहा, उसका पोषण खराब है, रहन सहन कल्चर जो है, जिस कल्चर में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है वो अच्छी नहीं है, तो उसका अधिगम आप सोच सकते हो कि बहुत अच्छा हो रहा होगा, उसकी लर्निंग अच्छी हो रही होगी, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये भी बात बिल्कुल मतलब कोई मतलब इसका वो ही नहीं है, इर्रिलेवेंट सी बात है, तो इसको भी अपन
गलत कर देते हैं, यानी ऑप्शन को हटा देते हैं। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, बिल्कुल मतलब सही जचने वाली बात है नहीं। लास्ट ऑप्शन है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वैसे भी अपने पास लास्ट बचता है और ये बात सही है। जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। बाकी आराम से देख लीजिए वीडियो को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपको मतलब बिल्कुल आसान है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, इनके ऊपर ही निर्भर करता है, दो पहलू ही होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ आनुवांशिकता के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ पर्यावरण से प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल आंसर इसका यही आ जाएगा। बाकी एक बार और देखते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। तो कोई भी यानी इसमें जीन यानी हेरिडिटी को पूरा बताया गया है, इसको हेरिडिटी को श्रेय दे दिया गया है, तो बिल्कुल गलत बात है। तो अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर भगा सकते हैं। मान लीजिए इसमें ये कह रहा है कि बच्चे को जीन्स में डिफॉर्मेलिटी है, तो उसको पर्यावरणीय कारकों से बिल्कुल सही किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। लास्ट है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एकला मतलब इन्वायरमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 1 बचता है जो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यानी डेवलपमेंट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट यानी इसके ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल मतलब कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो बच्चे को इसमें ये नहीं मानते कि बच्चा मतलब सीखना नहीं चाहता, बच्चे में कमी नहीं दर्शाएंगे, मतलब बात ये है, या फिर उसको नॉलेज ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये है कि दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, तो मतलब बच्चे की कमी नहीं है, तो इसको अपन काट देते हैं। दूसरा है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ठीक है। चलिए एक बार इसको छोड़ देते हैं। तीसरा, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, तो ये भी गलत बात है। मतलब ये थोड़ी कि बच्चे ने नहीं देखा, मतलब अपन उसको ये नहीं कह सकते कि बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिला, ये नहीं मिला, इस मतलब नेगेटिव चीज़ें हम नहीं करेंगे। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान, मतलब बच्चे को स्टिमुलस नहीं देते, ये भी नेगेटिव चीज़ है, तो इसको भी काट देते हैं। जो बच्चा मतलब अपने पास जो ऑप्शन बचा है वो है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा है उसने जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, भाई बच्चा अपने माता पिता के साथ दूध बूथ पे जाता है और वहाँ से दूध लेकर आ जाते हैं, यानी मशीन को देखता है कि मशीन से दूध निकलता है, यानी उसका एक्सपीरियंस क्या है कि मशीन से दूध लेकर आते हैं, उसका ये एक्सपीरियंस है। तो अपने अनुभव के आधार पे उसका आंसर है वो बिल्कुल ही सही है कि जो दूध है वो मशीन से आता है, यानी बच्चा जो है उसका एक्सपीरियंस है उसको हम महत्व देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उम्मीद यही है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है, ठीक है। यानी कि जो शरीर के केंद्रीय भाग से यानी कि
देखिए, हाँ, सेंटर से बाहर की तरफ जो विकास होता है वो क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। प्रोक्सिमल डिजिटल जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, और जो सेफरिकोडल होता है वो सिर से लेके पैर की तरफ जाता है। ठीक है, तो अपने को ये पूछा गया है जो केंद्र ये से बाहर की तरफ जाता है उसको क्या कहेंगे, तो प्रोक्सिमल डिजिटल कहते हैं। तो देख लेते हैं प्रोक्सिमल डिजिटल कौन से, यानी मध्य बाह्य या विकास के सिद्धांतों को। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो इसके गलत हो ही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों से मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं बच्चों, यानी शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं जब बच्चे छोटे छोटे शब्दों को छोटे छोटे शब्दों को मिला के वाक्य बनाना शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको पता है प्रोफेसर जो स्मिथ है उसके का सबसे पहले कूइंग होती है, बबलिंग होती है, फिर बच्चा वन वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर टू वर्ड बोलना शुरू करता है। तो अपने को ये पूछा है शब्दों को मिलाकर, शब्दों को मिलाएगा मतलब दो शब्दों को तो कम से कम मिलाएगा, यानी टू वर्ड। ठीक है, तो टू वर्ड की जो एज थी वो 1 साल बताई गई थी। 1 साल नहीं दोस्तों, 1.5 साल के आसपास बताई गई थी। 1.5 साल से 18 महीने, 2 साल। ठीक है, इस प्रकार की मतलब जो वही है। तो ऑप्शन जो है अपने पास देखिए, 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष। तो 12 से यानी 1 साल का बच्चा शब्द मिलाकर छोटे छोटे वाक्य नहीं बोलता, 1 साल का बच्चा एक ही शब्द बोलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है 18 से, यानी 1.5 साल का हो गया ना, 1.5 साल से 2 वर्ष, 18 मतलब 1.5 साल से 24 महीने मतलब 2 वर्ष, यानी इसमें टेलीफोनिक स्पीच आती है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार इसमें टेलीफोनिक यानी 2 वर्ड बोलता है, यानी 2 वर्ड मतलब छोटे छोटे वाक्य हो गए। ठीक है, फिर 24 से 30 और ये तो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 से 24 यानी टेलीफोनिक साउंड हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डेस्क नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि क्या पूछा है कि ध्वनि संयोजनों को इसके, ध्वनि संयोजक हैं तो दोस्तों ध्वनि संबंधी आ गया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो लैंग्वेज आ गई, वैसे भी याद रखो फोनोलॉजी में आती है। तो ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये जो अपनी CDP स्पेशल सीरीज़ थी इसके कुछ क्वेश्चंस थे, टॉपिक वाइज चलेंगे अच्छे से। आपको कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर करवाता जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको प्रत्येक प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से समझने का मौका मिले और सभी परीक्षा में आप अच्छे मार्क स्कोर कर पाओ। कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट मतलब डेली आपको इसी प्रकार वीडियोज़ मिलेंगे, और बाद में इसके जो आंसर हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश क्या करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।